आज के इस वीडियो में हम लोग अध्याय 1 का विविध प्रश्नावली पढ़ेंगे हम लोग, जिसमें पहला प्रश्न दिया गया है। मान लीजिए कि x एक परिमेय संख्या है और y एक अपरिमेय संख्या है। क्या x y आवश्यक रूप से एक अपरिमेय संख्या है? एक उदाहरण द्वारा अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। तो बिल्कुल नहीं, यह आवश्यक नहीं है कि x y आवश्यक रूप से अपरिमेय हो, वो परिमेय भी हो सकता है। इसको हम लोग उदाहरण से इस प्रकार समझ सकते हैं, देखेंगे। यहाँ देखिए x = 0 एक परिमेय संख्या है, जिसको हम 0/1 लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए ये क्या हो गया, एक परिमेय संख्या हो गया। y = √2 हमने एक अपरिमेय संख्या लिया है, और जब हम x × y करेंगे, x y का मान निकालेंगे, तो x का मान 0 रखेंगे, y का मान √2, दोनों का गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा। और 0 क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसलिए आवश्यक नहीं है कि एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणा सदैव अपरिमेय संख्या ही प्राप्त हो। प्रश्न संख्या 2 में दिया गया है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। ठीक है, तो जैसे पहला प्रश्न है, दूसरे का पहला है, √2/3 एक परिमेय संख्या है। तो ये असत्य है। ठीक है, क्या है, असत्य है। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या का जो शर्त होता है वो होता है कि p और q दोनों क्या हो, पूर्णांक हो, और √2 एक पूर्णांक संख्या नहीं है, इसलिए यह कथन असत्य हो गया। फिर है, किन्हीं दो पूर्णांकों के बीच अपरिमित रूप से अनेक पूर्णांक होते हैं। यह भी कथन असत्य है। असत्य क्यों है? क्योंकि किन्हीं दो पूर्णांक के बीच में कोई और पूर्णांक होता ही नहीं है। जैसे 2 और 3 दो पूर्णांक हैं, तो उनके बीच में कोई और पूर्णांक नहीं आएगा। ठीक, 15 और 18 के बीच में परिमेय संख्याओं की संख्या परिमित है। ठीक, तो ये भी कथन असत्य है, क्योंकि हम अपरिमित रूप से किन्हीं दो संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद है, कुछ संख्याएं ऐसी हैं कि जिन्हें p/q के रूप q ≠ 0 के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जहां p और q दोनों पूर्णांक हैं। तो यह कथन सत्य है। कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं कि जिन्हें हम इस रूप में नहीं लिख सकते हैं। पांचवा है, एक अपरिमेय संख्या का वर्ग सदैव एक परिमेय संख्या होता है। यह कथन असत्य है। असत्य क्यों है? क्योंकि उदाहरण के लिए, जैसे मान लीजिए 4 2 के करणिक घात 4 है। ठीक, ये एक अपरिमेय संख्या है। अब अगर हम इसका वर्ग कर दें तो क्या मिलेगा? वर्ग कर दें मिलेगा 2√2 मिल जाएगा। इसका वर्ग हुआ, इस अपरिमेय संख्या का वर्ग हुआ, लेकिन फिर भी परिमेय संख्या प्राप्त नहीं हुआ, एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त हुआ। तो यह जरूरी नहीं है कि किसी अपरिमेय संख्या का वर्ग सदैव एक परिमेय संख्या ही हो। फिर क्या है, √12/√3 एक परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि √12 और √13 पूर्णांक नहीं। तो जरा चेक कर लेते हैं इसको। √12/√3 को अगर हम हल करेंगे, क्या मिलेगा? 4 × 12, ये 2√3 हो जाएगा आपका, बटे में √3। √3 से √3 कैंसिल, क्या आ गया? 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, और ये एक परिमेय संख्या है, इसलिए क्या है, ये असत्य हो गया यह कथन, है ना। √12/√3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। फिर है, √15/√3 p/q के रूप में लिखी है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। तो इसको भी चेक कर लेते हैं, √15/√3 को। तो ये जो है √5 × √3 हो जाएगा, बटे में √3, कट तो गया, आया √5। तो √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए ये क्या है, कथन असत्य है। ठीक है। प्रश्न संख्या 3 है, संख्या रेखा पर निम्नलिखित संख्याओं को ज्यामितीय रूप से निरूपित कीजिए। तो पहला है √5.6। तो इसको हम लोग पिछले वीडियो में जो है 1.4 प्रश्नावली 1.4 वाले में संभवतः इसको हम संख्या रेखा पर निरूपित करना सीखे थे। तो इसके लिए हमने बताया था, सबसे पहले 5.6 सेंटीमीटर की एक रेखा इस तरीके से खींचेंगे,
ठीक है। इसके लिए आपको पटरी पेंसिल और गोला प्रकार की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद हम लोग 1 सेंटीमीटर और बढ़ा लेंगे रेखा को। इसका नाम दे दिया हमने सी। ये आपका ए, बी और सी हो गया। अब गोला प्रकार की नोक में पेंसिल भर के उसके बाद आधे से अधिक दूरी लेकर के एक चाप इधर लगाएंगे, एक चाप इधर लगाएंगे, फिर बिंदु सी से एक चाप इधर लगाएंगे और एक चाप इधर लगाएंगे और इस तरीके से इस रेखा का समद्विभाजन करेंगे हम लोग। ठीक है। ठीक, जहाँ एक कटान बिंदु होगा दोनों को पटरी से मिला देना है तो इस रेखा का विभाजन हो जाएगा। विभाजन होने के बाद गोला प्रकार की नोक को यहाँ पर रखेंगे ओ बिंदु पर और यहाँ से यहाँ तक की दूरी या यहाँ से यहाँ तक की दूरी को भर के इस तरीके से एक अर्धवृत्त बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे गोला प्रकार की नोक को रख के पेंसिल को ऐसे घुमा देना। इसके बाद चांदे की सहायता से बिंदु बी पर आप 90 अंश का कोण बना लेंगे। 90 अंश का कोण बनाने पर ये रेखा जहाँ इस रेखा को इस परिधि को टच करेगा वो क्या होगी, बिंदु डी होगा और ये रेखा की लंबाई जो होगी वो √5.6 होगा। उसके बाद हम गोला प्रकार की नोक यहाँ पर रखेंगे और इतनी दूरी भर करके गोला प्रकार में इस संख्या रेखा को आगे बढ़ा लेंगे हम। ये हमने 1 सेंटीमीटर बढ़ाया था, ये आपका 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। 1-1 सेंटीमीटर करके इस तरीके से हम लोग बढ़ा लेंगे और ये जो है गोला प्रकार के नोक को यहाँ पर रख करके यहाँ से इस तरीके से जब हम लोग बनाएंगे तो ये जहाँ पर गिरेगा, ठीक है, वह बिंदु क्या हो जाएगा आपका √5.6 हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से हम लोग इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। उसे भी संख्या रेखा पर ही निरूपित करना है, बस वैल्यू चेंज हो गई है, √8.1 है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक रेखा 8.1 सेंटीमीटर की खींच लेंगे ए बी। इसके बाद 1 सेंटीमीटर तक इस रेखा को और बढ़ा लेंगे सी तक। उसके बाद फिर आधे से अधिक दूरी भर करके इस प्रकार से इस रेखा का समद्विभाजन करेंगे और पटरी पेंसिल से इसको इस तरीके से मिला देंगे। तो ये रेखा जहाँ कट करेगी वह इस रेखा का समद्विभाजन बिंदु होगा, केंद्र बिंदु हो जाएगा। यहाँ पर गोला प्रकार की नोक रख के यहाँ तक की दूरी भरेंगे, चाहे ए तक और चाहे सी तक, बी तक नहीं, ध्यान रहे ये गलती मत करिएगा। चाहे ए तक चाहे सी तक आप लोग दूरी भरने के बाद गोला प्रकार की नोक को रख करके इसको घुमा करके इस तरीके से अर्धवृत्त बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा आप लोग, अगर बी तक आप ओ से बी की दूरी ले लिए तो अर्धवृत्त आपका सही नहीं बनेगा, वो यहाँ पे आके ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमको दूरी जो भरनी है ओ से ए तक या ओ से सी तक भरना है, तभी अर्धवृत्त बनेगा। उसके बाद बिंदु बी पर चांदे की सहायता से आप लोग 90 अंश का कोण बना दीजिए। जब 90 अंश का कोण बनेगा तो इस रेखा की लंबाई जो प्राप्त होगी वो 8.1 प्राप्त होगी। फिर इस रेखा को बढ़ाएंगे हम लोग, इसको मान लीजिए 1, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। ठीक है, अब गोला प्रकार की नोक को यहाँ पर रख करके इतनी दूरी भर लेंगे √8.1 और इस प्रकार से एक चाप लगाएंगे। जहाँ पर कट करेगा वह रेखा क्या हो जाएगी आपकी, वह बिंदु ई हो जाएगा और इस रेखा पर बिंदु ई पर जो है आपको क्या मिल गया, √8.1 मिल गया। ये तीसरे का दूसरा पार्ट था, इसमें एक पार्ट और दिया गया है √2.3। देखते हैं, तो 2.3 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचेंगे हम लोग ए बी, फिर बी को 1 सेंटीमीटर बढ़ा देंगे इस तरीके से, फिर इसका समद्विभाजन करेंगे जैसे बताए थे पिछले प्रश्नों में। उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी भर के एक अर्धवृत्त बना लेंगे आप लोग। अर्धवृत्त बनाने के बाद फिर बिंदु बी से जो है ये एक लंब खींचेंगे 90 अंश के कोण पर, तो इस रेखा की लंबाई जो होगी √2.3 होगी। फिर गोला प्रकार के नोक को यहाँ पर रख कर के दूरी भर के और इस तरीके से
जो है आप लोग चाप लगाएंगे, जहाँ पर ये जाके कट करेगा वो आपका ई बिंदु हो गया, और इसी का मान जो है √2.3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से संख्या रेखा पर हम लोग निरूपण करते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, सरल कीजिए। 1/27 की घात -2/3। ठीक, और दूसरा भी लिख लेते हैं इसी समय। 8 की घात 1/3 गुणे 16 की घात 1/3 बटे 32 की घात -1/3। देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 1/3 की घात 3। देखिए, 1 का घन करेंगे तो 1 आएगा, और 3 का घन करेंगे तो 3 त्रिक 9 त्रिक 27 आएगा। 3 का 3 बार गुणा। अब इस पूरे की घात 2/3 -2/3 है। ठीक, या एक काम करिए, इस 1/27 को पलट दीजिए। जैसे ही पलटेंगे तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा आपका, तो 27/1 हो जाएगा। तो /1 लिखिए चाहे ना लिखिए, कोई फर्क पड़ता नहीं। तो 27 की घात 2/3 हो गया। तो 27 को लिख सकते हैं आप 3 की घात 3। जब भी घात माइनस में हो तो इसको अंश हर पलट दीजिए, तो ये प्लस में बन जाता है, और प्लस में होगा तो माइनस बन जाएगा। ठीक है, 2/3। अब देखिए, घात की जब घात रहता है तो गुणा, घातों का आपस में गुणा हो जाता है। 3 × 2/3, 3 से 3 कट गया। फिर 3 की घात 2 यानी 3 त्रिक 9 आंसर आ गया। इसी प्रकार से यहाँ पर देखते हैं, ये 8 है, इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 3 1/2 की घात 3, और इस पूरे की घात 1/3 गुणे 16 है, तो इसको लिख सकते हैं 2 की घात 4, और इस पूरे की घात हो जाएगा 1/3। और उसके बाद ये 32 है, 32 को जब ऊपर ले जाएंगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, हर से अंश में जब जाएगा तो प्लस हो जाएगा। और 32 को लिख सकते हैं 2 की घात 5, और इस पूरे की घात कितने हो गया 1/3। देखिए, यहाँ घात माइनस में था, लेकिन अब 32 हर से अंश में चला गया, पलट गया है। तो जब पलट गया तो क्या हो जाएगा, ये माइनस आपका प्लस हो जाएगा, बाकी सब कुछ हो। 32 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 5। अब घात की जब घात होता है तो आपस में गुणा हो जाता है घातों का। 3 एकम 3, 3 एकम 3 गुणे 4 गुणे 1/3 यानी 4/3 हो जाएगा ये, गुणे 2 की घात 5 है तो 2 की घात 5/3 हो जाएगा। इसको काटिए मत, सबका घर 3 है तो इसको 3/3 कर लीजिए। 3 से गुणा होगा 3 एकम 3, 3/3। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की घात गुणा में घातें जुड़ जाती हैं अगर आधार समान होता है तो 3/3 धन 4/3 धन 5/3। सबका हर समान है, 3 हो गया। 3 धन 4 धन 5, 5 4 9 3 12, 12/3। 3 एकम 3, 3 चौक 2 की घात 4, तो 2 की घात 4 क्या हो गया 16। ठीक है, यही उत्तर हो गया। इसके बाद 5वां प्रश्न है, उसमें भी कुछ इसी तरीके से प्रश्न दिए गए हैं। इसमें ए का मान ज्ञात करना है। 6/3√2 माइनस 2√3 बराबर 3√2 माइनस a√2।
3। देखिए इसमें पहले हम लोग हर का प्रमेयीकरण कर लेंगे, उसके बाद दोनों पक्षों को हल कर लेंगे, हमें ए का मान मिल जाएगा। तो हर का प्रमेयीकरण करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस वाले चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे, बाकी सब कुछ वही रहेगा, जिससे हमें a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में मिल जाए और हम हर का प्रमेयीकरण कर सकें, यानी हर से हम रूट को हटा सकें। बाकी वैसे ही लिख लिया जाएगा। अब इसमें अभी हम गुणा नहीं कर रहे हैं, बट्टे में देखिए 3√2 का, अब ये क्या बन जाएगा, 3√2 का होल स्क्वायर। ये आपका a माइनस बी है इंटू ए प्लस बी, जब गुणा होगा तो ये बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, या 3√2 धन 2√2, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये मिलेगा 3 त्रिका 9 और इसका स्क्वायर रूट बच जाएगा, 2 बचेगा, 9 दूनी 18 ऋण 2 दूनी 4 और इस सवाल में 2√3 था यहाँ पे। ठीक है, ये 2√3 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 2√3 आ जाएगा। ठीक, तो ये इसका स्क्वायर होगा, सॉरी इसका स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 तिहाई 12 बराबर 3√2 ऋण a√3। अब क्या मिल गया, प्लस 2√3 बटे में 18 में से 12 गए 6, 6 से 6 कैंसिल हो गया। ठीक है, या क्या मिला, 3√2 प्लस 2√3 बराबर 3√2 माइनस a√3। तो 3√2 दोनों तरफ है और प्लस में है, एक ही समान चिन्ह में है, तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जब इधर आएगा तो माइनस होगा तो घट जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या मिला आपको, a इक्वल टू a√ माइनस a√3 इक्वल टू, ये माइनस में था, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, माइनस में तो उत्तर माइनस में आएगा और क्या, माइनस a√3 इक्वल टू 2√3। तो √3 से √3 कैंसिल हो गया और a इक्वल टू -2 आंसर आ गया। ठीक, इसी प्रकार से a का मान जब भी निकालने का इस तरीके का प्रश्न दिया गया होगा तो पहले हर का प्रमेयीकरण हम लोग कर लेंगे और उसके बाद उसे हल कर लेंगे। देखिए 6ठवें वाले में भी a का ही मान निकालना है, इसी प्रकार का प्रश्न दिया गया है। 5 धन 2√3 बटे में 7 धन 4√3 बराबर a माइनस 6√3। ठीक, तो पहले हर का प्रमेयीकरण करेंगे। तो 7 ऋण 4√3 से ऊपर नीचे गुणा, इसके विपरीत चिन्ह से बाकी ऐसे उतार लेंगे, 6√3 हो गया। अब इसका गुणा करेंगे तो पहले 5 से गुणा कर लिए, 5 सते 35 माइनस 5 चौक 20√3 मिल गया आपको। इससे गुणा करेंगे तो 2 सते 14√3 प्लस में आएगा
है ना, दोनों प्लस में है, यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 चौक 8 और √3 से √3 का गुणा होगा तो रूट हट जाएगा, 3 आएगा और 8 में 3 से गुणा हो जाएगा तो 8 त्रिक 24 बटे में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए आपका 7 है, 7 का स्क्वायर होगा तो 49 आ जाएगा, माइनस बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16 हो गया और इसका स्क्वायर 3 हो जाएगा तो 16 तियाँ 48 बराबर ए ऋण 6√3। अब यहाँ पे 49 में से 48 घट जाएगा तो 1 बचेगा बटे में, तो बटे में 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर देखिए 5 में से 4 गए 1, 3 में से 2 गए 1, 11 आ गया आपका, ठीक। और यहाँ पर 14 6 20 तो माइनस 6√3 बराबर ए ऋण 6√3। तो माइनस 6√3 इधर भी है, माइनस 6√3 इधर भी है, तो ए बराबर क्या मिल गया 11, और यही आपका आंसर होगा। दूसरे खंड में भी इसी प्रकार से ए का मान निकालना है। तीन ऋण √5 बटे में 3 धन 2 √5 बराबर ए √5 माइनस 19 बटे में 11। क्या होगा, इसके विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा हो जाएगा, 3 दिन 3 हर का प्रमेयकरण सबसे पहले हम लोग करते हैं इसमें, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो चाहे ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर लीजिए चाहे गुणा कर लीजिए। चलिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर ही कर लेते हैं, लेकिन ए माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पर देखिए ये 3 ऋण √5 है, 3 ऋण 2 √5 है, ठीक है। तो इसको गुणा ही करना पड़ेगा, तो गुणा कर लेते हैं। तो 3 त्रिक का 9 माइनस 3 दूनी 6 √5, फिर माइनस √5 से गुणा होगा तो माइनस 3 √5 और माइनस माइनस प्लस 2 पंचे 10। ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए प्रश्न देता है, जल्दबाजी में हम लोग गलती कर देते हैं, ठीक है। 3 का स्क्वायर 3 त्रिक का 9 हो गया, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 पंचे 20 बराबर ए √5 ऋण 19 बटे में 11। ये हो गया 10 और 9 19 ऋण 6 3 9 √5 बटे में माइनस 11 बराबर ए √5 माइनस 19 बटे में 11। अब माइनस 11 से दोनों में भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा माइनस 19 बटे में 11, अलग कर ले रहे हैं दोनों को, ठीक। और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9 √5 बटे में 11 बराबर ए √5 ऋण 19 बटे में 11। देखिए 19 ऋण 19 बटे 11 इधर भी है इधर भी है, कैंसिल हो गया। अब क्या मिला, ए √5 बराबर 9 √5 बटे में 11। √5 से √5 कैंसिल हो गया तो उत्तर क्या मिल गया, ए बराबर 9 बटे 11। फिर 7वां प्रश्न है, सरल कीजिए 7 √3 बटे में √10 धन √3 ऋण 2 √5 बटे में √6 धन √5 फिर ऋण 3 √2 बटे में √15 धन 3 √2, ठीक। अब इसमें 3 पद दिए गए हैं, हम लोग तीनों में हर का प्रमेयकरण करेंगे और उसके बाद फिर सरल कर लेंगे इसको। तो √3 बटे में
√10 धन √3। अब इसके विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो √10 ऋण √3 बटे में √10 ऋण √3। इसी प्रकार से इसमें हम लोग करेंगे 2√5 बटे में √6 धन √5 है, तो इसमें √6 ऋण √5 से ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे। माइनस 3√2 बटे में √15 धन 3√2। इसमें √15 ऋण 3√2 से ऊपर नीचे गुणा। ठीक, अब इससे हम पहले गुणा कर लेते हैं तो क्या मिलेगा देखिए। √3 से गुणा होगा तो ये √10, हाँ √3 से गुणा होगा तो ये √30 मिलेगा -3। √3 से √3 का गुणा होगा तो -3। यहाँ पर इसका स्क्वायर हो जाएगा तो बचेगा 10 ऋण √3 का स्क्वायर 3, क्योंकि a + b a - b गुणा होगा तो स्क्वायर -b स्क्वायर। माइनस इससे जब गुणा होगा तो 2√30 हो जाएगा, 6 पंचे 30, और फिर इधर माइनस। इसको एक काम और कर लीजिए आप लोग, अलग अलग ब्रैकेट में कर लीजिए जिससे माइनस प्लस का कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि इस माइनस से भी हम बाहर वाले माइनस से बाद में गुणा कराएंगे। तो 2√30 ऋण 2 पंचे 10 बटे में ये हो जाएगा 6 ऋण 5 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 3√2 से जब गुणा होगा तो 3√30 हो जाएगा, माइनस 3 त्रिक 9 दूनी 18 बटे में 15 ऋण 3 त्रिक 9 दूनी 18। तो ये हो गया आपका √30 ऋण 3 बटे में 7 हो गया, माइनस यहाँ पर देखिए 2√30, ये माइनस प्लस माइनस हो गया, आधे कि 6 में से 5 गए 1, तो बटे 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो माइनस गुणा हो गया -2√3 और माइनस माइनस प्लस 10। ठीक है, फिर माइनस यहाँ देखिए 18 में से 15 गए, -3 आएगा तो माइनस माइनस प्लस कर दे रहे हैं हम, बाकी 3 से इसमें भाग हो जाएगा तो ये √30 बचेगा और इसमें भाग होगा तो ऋण 6। फिर 7 से आप लोग गुणा कर देंगे इसमें। देखिए इस प्रश्न में एक चीज़ छूट गया है, तभी हम समझ रहे हैं कि कहाँ से ये चीज़ आ रहा है। ये 7√3 था, ठीक है। प्रश्न में एक चीज़ छूटा तो पूरे प्रश्न का स्वरूप बदल जाता है। ये 7√3 है, चलिए कोई बात नहीं, 7 को हम भी यहाँ बाहर ही रहने देते हैं और यहाँ पर भी हम बाहर कर देते हैं। अब ये यहाँ पे 7 से 7 कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। √30 ऋण 3 और ये जो है 2√30 था तो ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो ये हो जाएगा -√30। 2 में से 1 घट जाएगा, -√30, फिर 10 में से 6 गए 4। ठीक, और ये √30 -3 था, छूट गया। तो √30 से √30 कैंसिल हो गया, प्लस माइनस में है, 4 में से 3 घट जाएगा तो 1, इसका आंसर आएगा 1। आठवां प्रश्न देखिए, दिया गया है यदि √2 = 1.414
और √3 बराबर 1.732। ठीक, तो मान ज्ञात करना है किसका, 4/3 - 2√2 प्लस 3/3 धन 2√2। ठीक है, ठीक। अब इसमें हर का पहले परमीकरण करके इसको सरल कर लेंगे, फिर √2 और √3 का मान रख देंगे। पहले ही अगर आप रख देंगे तो कैलकुलेशन टफ हो जाएगा, इसलिए पहले इसको हम सरल कर लेते हैं। 3√3 ऋण 2√2 ऊपर नीचे 3√3 धन 2√2 से गुणा कर लेंगे हम लोग। यहाँ पर 3/3 धन 2√2 में 3√3 ऋण 2√2 से ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए 4 से गुणा करेंगे, 4 तिहाई 12 √3 धन 4 दूनी 8 √2 बटे में 3 त्रिका 9 त्रिक 27 a² - b² कर रहे हैं। ठीक, 2 दूनी 4 दूनी 8 धन 3 से गुणा हो जाएगा, 3 त्रिका 9 √3 3 दूनी 6 √2 बटे में a² - b², तो 3 त्रिका 9 त्रिक 27 ऋण 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक, अब ये हो जाएगा 12√3 धन 8 √2 बटे में, देखिए हर दोनों का समान हो गया, 27 ऋण 8, तो हम इकट्ठे जोड़ ले रहे हैं। ठीक, इसी में आगे 9√3 ऋण 6 √2। जब हर समान हो गया तो अंश को आराम से जोड़ा जा सकता है, और 27 में से 8 घट के यहाँ पे 19 आ जाएगा। ठीक, इसके बाद देखिए 12√3 और 9√3 हो गया 21√3, और 8 में से 6 घट जाएगा तो 2√2 बटे में 19। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर √3 और √2 का मान रख देंगे। 1.732 है प्लस 2√2 है, तो √2 का मान 1.414 है बटे में 19। अब इसको हल कर लेते हैं। हल करने के लिए इसको गुणा किया जाएगा। हम यहाँ कैलकुलेटर से गुणा कर दे रहे हैं जिससे थोड़ा जल्दी हो जाए। आप लोग लेकिन कैलकुलेटर का इस्तेमाल ना करिएगा, क्योंकि परीक्षा में आप लोगों को कैलकुलेटर नहीं दिया जाएगा। तो 21 में 1.732 से अगर हम गुणा करते हैं तो हमको मिलेगा 36.732 प्लस 2 से गुणा करेंगे तो 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 एकम 2 बटे में 19। ठीक है, $39.19 आएगा जोड़ेंगे तो बटे में 19, और इसमें 19 से भाग देंगे तो 2.06 आएगा। ठीक है, ये आंसर हो गया आपका। इसके बाद 9वां प्रश्न है, सरल कीजिए। एक की घात 3 धन 2 की घात 3 धन 3 की घात 3 और फिर पूरे की घात 1/2। तो इसको हल करिए, मिलेगा 1 की घात 3 1 मिल जाएगा आपको, 2 की घात 3 2 दूनी 4 दूनी 8 मिल जाएगा, 3 की घात 3 त्रिका 9 त्रिक 27 और पूरे की घात 1/2। तो
तो देखिए 8 1 9 और 27 9 36। 36 को लिख सकते हैं आप 6 की घात 2। ठीक है, तो 6 की घात 2 को 2 गुणे 1/2 जब घातों का घात से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, आपका आंसर 6 आ जाएगा। इसी प्रकार से इसका दूसरा और अंतिम पार्ट है। 81 करणिक घात 4 ऋण 8 216 करणिक घात 3 प्लस 15 32 के करणिक घात 5 प्लस √225। ध्यान दीजिए, सब में करणिक की घात लिखी गई है, इसमें नहीं लिखी गई। तो जिसमें नहीं लिखा गया रहता उसको हम करणिक घात 2 पढ़ते हैं, और इसको वर्गमूल भी पढ़ा जाता है, रूट भी पढ़ा जाता है। तो जितना करणिक की घात होती है उतना हम 1/1 कर लेते हैं घात में। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है, चाहे इसको करणिक घात 4 लिख लीजिए, चाहे 81 घात 1/4। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 216 को हम लिख सकते हैं 1/3, घात में 1/3। 32 को लिख सकते हैं घात में 1/5 धन 225 को लिख सकते हैं घात में 1/2। ठीक है, क्योंकि इसकी करणिक घात कुछ नहीं तो मतलब 2 है। अब 81 को लिख सकते हैं 3 की घात 4 की घात 1/4 नहीं, ऋण नहीं, 1/4 ऋण। इसको लिख सकते हैं 6 की घात 3 की घात 1/3, 2 की घात 5 पूरे घात 1/5 धन 15 घात 2 पूरे घात 1/2, है ना। इसको आप गुणनखंड करके भी लिख सकते हैं। आप गुणनखंड करेंगे तो बहुत होगा, 3 की घात 2 गुणे 5 की घात 2 आएगा। तो फिर दोनों को जो है 1/2 से गुणा करवा दीजिएगा, आ जाएगा उत्तर। अब यहाँ पर देखिए, अब घातों का घात से गुणा हो जाएगा। और सारी घातें कट जाएंगी, क्योंकि हमने सबको उसी रूप में लिखा है जिसकी जैसी घात थी। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 4 एकम 4, 4 एकम 4। तो ये बचा 3 ऋण, ये 6 बचेगा यहाँ पर, 6 की घात 1 यानी 6। तो 8 से 6 का गुणा हो जाएगा, 8 6 48 धन 15 दूनी 30 धन 15। ठीक, तो 30 10 40 5 45 और 3 48, तीनों मिलकर कितना हो गया 48, और ये तीनों प्लस में 48 या माइनस में 48। तो उत्तर क्या मिला आपको 0। तो बी प्रश्नावली समाप्त हुई। धन्यवाद।